गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस वक्त भी आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो, है ना। और जो भी लाइव अटेंड कर रहा है, गुड नहीं, गुड मॉर्निंग ही है। एक्चुअली मेरा रोज 12 बजे लेक्चर होता है, तो उस टाइम पे आफ्टरनून हो जाता है, बट टुडे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या किया था? कल हमने ये फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, और क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी पे थे, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी बहुत एक सिंपल टॉपिक है। आई डोंट थिंक सो ये आप लोगों को अपने आप भी आप पढ़ लोगे तो इतना ही आ जाएगा। मैं हर एक टॉपिक को ऐसा ही बोलती हूँ, मैम बोलेंगे, है ना, आप लोग बोलोगे कि मैम तो हर एक टॉपिक को ऐसा ही बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब मुझे जो चीज फील होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे स्टार्टिंग का जो पार्ट था वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन जब हम जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे हमको आता गया कि क्या इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। वैसे ही हमने कल क्वालिटीज स्टार्ट किया था, और क्वालिटीज में हमने दो चीजें देख ली थी, दैट इज एक्यूरेसी एंड एडेप्टेबिलिटी, राइट। आज हमको बाकी के 12 क्वालिटीज देखने हैं, एंड एज सच कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये आप बोल सकते हो इंग्लिश में आपने जो वर्ड्स पढ़े हुए हैं उसी को आपको इंटरप्रेट करना है, मतलब डिक्शनरी के वर्ड इधर लाके लिखना है कि ये सब क्वालिटीज, जैसे हम क्वालिटीज इन ह्यूमन देखते हैं, वैसे ही क्वालिटीज इन सेक्रेटरी देखेंगे कि सेक्रेटरी के लिए कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनबिल्ट क्वालिटी होनी चाहिए, कि सेक्रेटरी वो इन सब क्वालिटीज के बिना नहीं बन सकता है। सबसे पहले हमने देखा था एक्यूरेसी, की उसके काम में करेक्टनेस होना चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहिए। व्हाई नॉट? बिकॉज उसका पूरा का पूरा काम किसके रेपुटेशन को पेश कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर, तो उसका जो काम करने का तरीका है एक्यूरेट होना चाहिए। देन सेकंड इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब कि आप कितने मतलब चेंजिंग सिचुएशन में आप अपने आप को कितना ढाल सकते हो। तो सेक्रेटरी के लिए ये अडेप्टेबिलिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसने हर एक चेंजिंग सिनेरियो में, हर एक चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में अपने आप को चेंज करते रहना, क्योंकि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती है। एंड अगर उन्होंने अडेप्ट नहीं किया, सेक्रेटरी ने अडेप्ट नहीं किया, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि बाकी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे उस चीज को अडेप्ट करेगी। तो सबसे पहला जिसको अडेप्ट करना पड़ता है, इट इज कि सेक्रेटरी को करना पड़ता है। नाउ थर्ड इज कॉपरेटिवनेस। कॉपरेटिवनेस मतलब सिंपल, टू कॉपरेट, ठीक है। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए जहां पे आपको कंज्यूमर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, मैनेजमेंट के साथ कॉपरेट करने की जरूरत हो, तो आपने अपना फुल पोटेंशियल से कॉपरेट करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके अगेंस्ट लड़ी जा रहे हो, नहीं, ये चीज मेरे हिसाब से होना चाहिए। विन विन सिचुएशन क्रिएट करो। विन विन सिचुएशन मतलब ना तुम्हारी ना मेरी, एक मुद्दे पे कि ये बेस्ट रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये हम करते हैं। तो टू कॉपरेट इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ secretary. Cooperativeness refers to a willingness on the part of secretary to assist other in achieving the objective of the organization. It help in developing team spirit and a sense of togetherness. Now, आपके बुक ने कैसे समझा है कि जब तक हम कॉपरेट नहीं करेंगे, आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा लोग होते हैं, यस और नो। सिर्फ एक इंडिविजुअल तो काम नहीं करता है, बहुत सारे इंडिविजुअल काम करते हैं। तो उधर एक दूसरे के साथ हमको हाथ बटा के चलना चाहिए। हाथ बटाया नहीं, हमने टीम स्पिरिट दिखाया नहीं, हम उसके अगेंस्ट जा रहे, तो उससे होगा क्या? उससे कुछ नहीं होगा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, वो अचीव नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है कि जब भी ह्यूमन हो, एम्प्लॉय हो या सेक्रेटरी हो, तो कॉपरेट होना चाहिए, वो उसने कॉपरेटिवनेस दिखाना चाहिए, तभी कुछ एम अचीव हो सकता है। नेक्स्ट, कर्टसी। नाउ कर्टसी मतलब पोलाइटनेस एंड काइंडनेस। यू शुड बी कर्टसी इन योर वर्डिंग, इन योर बिहेवियर। आपने पोलाइट होना चाहिए, काइंडनेस दिखाना चाहिए, ये नहीं आपने रूडली बात करना चाहिए। कर्टसी मतलब मैं बोल सकती हूँ एक लहजबा होता है ना बात करने का, मतलब कि तू तड़ाक करके बात नहीं करना चाहिए, पोलाइटनेस दिखाना चाहिए। तो क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग समवन, अगर आप जैसे डॉक्टर के सेक्रेटरी हो और आप पेशेंट को तू तड़ाक करके बात कर रहे हो, तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा। सोचो भी मत, मतलब इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी, इसमें गलती किसकी थी? सेक्रेटरी की गलती थी, बट लॉस किसका हो रहा है? एम्प्लॉयर का लॉस हो रहा है। तो यू शुड बी पोलाइट, यू शुड बी इन योर बिहेवियर कर्टसी होना चाहिए। इट इम्प्लाइड पोलाइटनेस एंड काइंडनेस
A secretary should be courteous while dealing with people. This approach creates a positive impression about the employer and the organization. ठीक है, तो आप पॉजिटिव दिखाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लोगों का पॉजिटिव बिहेवियर आएगा ऑटोमेटिकली. नाउ फिफ्थ वन इज इनिशिएटिव. नाउ इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लास है, ठीक है, उसमें टीचर पूछती है कि हमको एक प्रोजेक्ट करना है ना, तो हु विल बी द लीडर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, है ना. तो सब बच्चे ऐसे शांत बैठते हैं, यार लीडर बनना या मॉनिटर बनना क्लास का क्या बकवास काम होता है, सबको गाइड करना पड़ता है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, जाने दो, कोई हाथ नहीं. लेकिन जो बच्चे हाथ खड़ा करते हैं कि मैम 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 मैं मॉनिटर बनूंगा, मैम मैं लीडर, ये पोलाइटनेस मतलब सॉरी पोलाइटनेस बोल रही हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट में लीडर बनने का पूरा काम करूंगा, ऐसा. तो उसने क्या किया, मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उसने कौन सा बिहेवियर शो किया. वो इनिशिएटिव बता रहा है अपना कि ही इज रेडी टू डू दैट वर्क. अब टीचर को भी कौन सा स्टूडेंट अच्छा लगेगा, जो इनिशिएटिव ले रहा है या जो इनिशिएटिव नहीं ले रहा है. ऑफ कोर्स जो इनिशिएटिव ले रहा है चाहे वो कैसे भी काम करे, बट फर्स्ट स्टेप इज आर यू रेडी टू डू दैट. अगर आप पे फोर्सफुली कुछ डाला जाए, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि फॉर एग्जाम्पल मधुरा है, तो मैंने मधुरा को बोला नहीं आपको कॉमर्स नहीं लेना, आपको साइंस लेना है. क्या आप कभी अच्छा कर पाओगे, क्या आप अच्छे मन से पढ़ पाओगे, नहीं. तो हर एक चीज में आप लोगों ने इनिशिएटिव बताना चाहिए. हो सकता है वो फ्यूचर में आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लाए, लेकिन आज नहीं ला रहा है, ठीक है. हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि आपको पता भी नहीं था कि ऐसा हो जाए. तो आप जब तक इनिशिएटिव नहीं दिखाओगे कि यस आई एम रेडी टू डू दैट वर्क और मैं 100% इसको काम, ये पॉजिटिव, ये अपने लाइफ में भी अप्लाई किया करो. जैसे कि कुछ भी होता है, जैसे मॉम डैड आपको बोलते हैं, टीचर्स आपको बोलते हैं, आपके बड़े आपको बोलते हैं, तो यू शुड शो इनिशिएटिव कि यस यू आर रेडी. वही बच्चे पेरेंट्स को या एल्डर्स को पसंद आते हैं. आप नोटिस करो एक बार. हाँ, मतलब मेरे केस में भी घर पे मेरे जो सिबलिंग्स थे उसमें सबसे ज्यादा मैं इनिशिएटिव दिखाती थी. कुछ घर में ऐसे कुछ भी ऐसे XYZ काम होता था तो मम्मी बोलती थी ये काम आज हमें करना है, तो सब ऐसे बोलते थे क्या मम्मी संडे को ये काम क्या निकाल दिया है. बट मैं बोलती थी नहीं आज संडे है ना, मस्त ये काम करके आवर देंगे और मस्त फिर संडे एंजॉय करेंगे रेस्ट ऑफ दी संडे. तो मम्मी या पापा को ये चीज अच्छा लगता था. वैसे ही ऑफिसेज में होता है सेक्रेटरी के साथ कि अगर आप एक सेक्रेटरी हो, फर्स्ट इनिशिएटिव आपने दिखाना चाहिए किसी भी काम के लिए. जब आप इनिशिएटिव दिखाओगे तो शायद आपको देख के जो पीछे आपके एम्प्लॉइज बैठे हैं वो भी और अच्छे से काम करेंगे. सो इनिशिएटिव मीन्स पर्सन्स टेंडेंसी टू टेक एफर्ट वॉलंटरी टू अकम्प्लिश अ टास्क. मतलब उसने वॉलंटरी तरीके से कुछ काम लेना चाहिए और कंप्लीट करना चाहिए. सिर्फ दबाव के सिर्फ ठीक है मेरे एम्प्लॉयर ने बोला है तो मुझे काम करना ही है, ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए. वॉलंटरी तरीके से अच्छी तरह से काम कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए सेक्रेटरी ने. द सेक्रेटरी शुड टेक इनिशिएटिव टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर इफ दे आर नॉट प्रेजेंट. अभी उन्होंने क्या बोला है कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं प्रेजेंट है ऑफिस में और अर्जेंट कुछ तो भी केस आया कि मतलब किसी को फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक आया, ऐसा पेशेंट आ गया, तो उसने बोला अरे डॉक्टर साहब नहीं है, जाओ जाओ इधर, अभी डॉक्टर साहब नहीं है, वो सीरियस है. आपने तुरंत क्या करना चाहिए, अगर डॉक्टर रहते इधर प्रेजेंट रहते तो उन्होंने क्या किया रहता, ऑफकोर्स उनको आईसीयू में भेजा रहता, उनको एक कुछ तो मशीनरीज वगैरह आती है वो अटैच किया रहता, ये जो भी बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को वो लगाया रहता है ना. तो बेसिक जो रहता है जैसे हम जैसे कि हम ये फर्स्ट एड बोलते हैं, वैसा कुछ तो भी उस पेशेंट को किया रहता. बट जस्ट बिकॉज उधर डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है तो आप इग्नोर कर रहे हो सारी चीजों को, नहीं. आपने जब आपका बॉस आपका एम्प्लॉयर प्रेजेंट नहीं है तो यू शुड शो इनिशिएटिव कि कैसे मेरा एम्प्लॉयर अगर होता तो उसने क्या किया रहता इस चीज में, तो आपके बॉस को भी अच्छा लगेगा. सो फिफ्थ वन इज द सेक्रेटरी शुड इनिशिएटिव. ठीक है. सिक्स्थ लीडरशिप. सेम लीडरशिप जैसे आप बोल सकते हो जो हमने इनिशिएटिव में पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने डायरेक्टली लीडरशिप में अभी दे दिया कि आप में लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए. अभी लीडरशिप की क्वालिटी मतलब क्या क्या होती है देखो, उन्होंने बोला हुआ है टू गाइड, टू एडवाइज, टू इंस्पायर,
टू मोटिवेट द सबऑर्डिनेट। मतलब ये लीडरशिप की क्वालिटीज रहती है। आप आगे पढ़ोगे कि जब आपको लीडर बनाया जाता है तो ये सारी चीजें कि आपने दूसरे लोगों को अच्छी तरह से गाइड करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए, तभी आप एक लीडर बनने लायक होते हो। तो सेक्रेटरी में भी यही लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। सो द सेक्रेटरी शुड हैव द एबिलिटी टू गाइड, एडवाइज, इंस्पायर एंड मोटिवेट दिस सबऑर्डिनेट। द लीडरशिप स्किल ऑफ दिस सेक्रेटरी हेल्प्स टू क्रिएट टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब कि लोगों को आप साथ में लेके आ सकते हो। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी रही ना तो आप लोगों को एक साथ ला सकते हो। जैसे गांधी जी के अंदर क्या थी लीडरशिप, सुभाष चंद्र बोस के जी के अंदर क्या थी लीडरशिप क्वालिटी, तभी वो इतने लोगों को अपने जो मोटिव था उसके लिए वो इकट्ठा कर पाए। तो ऐसे क्वालिटीज सेक्रेटरीज में भी होना चाहिए। नाउ 7th वन इज लॉयल्टी। ये हर एक ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए एंड स्पेसिफिक सेक्रेटरी में क्यों होना चाहिए? क्योंकि यू आर अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, यू हैव अ कॉन्फिडेंशियल डाटा अबाउट एम्प्लॉयर। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर आपका उठना बैठना है बॉस के साथ, तो आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ अंदर की बात पता चल जाए, और अगर आप लॉयल नहीं रहोगे, ये चीज आप मीडिया वगैरह को बता दोगे फॉर एग्जाम्पल, तो उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे एम्प्लॉयर नहीं है तो आपने पैसों की चोरी कर ली उसके ड्रॉर में से, तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। So loyalty means faithfulness. Secretary work is a confidential nature. The secretary, being a confidential officer, should not disclose matter of secrecy to anyone. The secretary should give a priority only to organizational goal. Clear? Okay. Now 8th one is orderliness. Orderliness मतलब आप लोगों लड़कियों में ये ज्यादा होता है, मैं अगर बोलूं तो थोड़ा बायस हूं, तो लड़कियों में ये ज्यादा होता है। क्यों? आपने देखा है बॉयज को कैसे आते हैं घर के अंदर, शूज इधर फेंकते हैं, है ना, मतलब अपना सब बैग उधर फेंकते हैं एंड फिर टीवी देखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो गर्ल्स होती हैं वो अपना सामान प्रॉपर, मतलब मैं कोई बायस नहीं बता रही, जनरल मेरा व्यू बता रही हूँ, कुछ कुछ लड़के हो सकते हैं ऑर्डरलीनेस, ठीक है। सो गर्ल्स कैसे, जैसे स्कूल से आते हैं तो अपना शू रैक पे रखेंगे, बैग रैक पे रखेंगे, फिर जो उनकी बुक्स रहती हैं वो भी एकदम ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहती है। ऐसा मैंने मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड मोस्ट ऑफ द बॉयज के साथ ऐसा डिफरेंस नेचर मैंने ऑब्जर्व किया है, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। सो ये होता है जीन्स में एंड बिकॉज ऑफ जेंडर भी ये होता है, ठीक है, बायस नहीं हूं मैं, है ना, कि गर्ल्स अच्छी हैं बॉयज अच्छी हैं। तो ऑर्डरलीनेस होना चाहिए, मतलब कि सेक्रेटरी ने यही चीज शो करना चाहिए कि हर एक काम ऑर्डर में करना चाहिए। ये नहीं कि पहले जो नॉन इंपॉर्टेंट वर्क है उसको करते बैठा और जो इंपॉर्टेंट वर्क है प्रायोरिटी पे लेना चाहिए था उसने वो किया ही नहीं, भूल गया, फिर एम्प्लॉयर बोल रहा है वो अर्जेंट मुझे काम चाहिए जो भी तुमने किया है, और फिर वो बोल रहा है कि सर मैंने तो वो काम नहीं किया। ये इंपैक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल के गोल पे। क्यों? जैसे उसने वो काम पहले जो करना चाहिए वो लास्ट में वो प्रायोरिटी रख रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंपैक्ट हो सकती है, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए इट मीन्स डूइंग अ वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मतलब जो पहला होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, वो सिस्टमैटिक मैनर। इट हेल्प द सेक्रेटरी टू कंप्लीट द वर्क इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड इन टाइम। सो ऑर्डरली means to have a systematic view towards the work. See, ठीक है। Now 9th is pleasing personality. Pleasing personality मतलब someone आप जिसको देख के प्लीज हो जाते हो आप, जो चीज मतलब कैसे मैं समझाऊं, जैसे आपने सर को बात करते हुए देखा है, सारंग सर को, सो उनका कैसा बात करने का तरीका, आप जो चीज आप जिससे डिसएग्री हो, एट लास्ट में आप एग्री हो जाओगे, क्योंकि सारंग सर के पास वो प्लीजिंग पर्सनालिटी है कि वो प्लीज कर सकते हैं आपको। किसी चीज में आप नहीं मान रहे हो तो आपको मना सकते हैं, ऐसा प्लीजिंग पर्सनालिटी हम उसको बोलते हैं। तो देखो, द सेक्रेटरी शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। दिस इंप्लाइज हिज वे ऑफ टॉकिंग, मैनरिज्म, गुड टेम्पर, कॉन्फिडेंशियल अप्रोच
एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड सिचुएशन इन अ काम वे। मतलब कि उनका जो जैसे आप बोल सकते हो जो उनका टेम्पर है, जो मैनर है, वो ऐसा है कि वो आपको प्लीज कर सकते हैं किसी चीज के लिए, मना सकते हैं आपको किसी चीज के लिए। वैसा ही सेक्रेटरी में होना चाहिए। आपने वो गर्ल्स या जो मोस्टली जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं, आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आप किसी शोरूम में जाते हो तो वो सबसे पहले आएंगे और बोलेंगे मैम आप क्या देखना चाहेंगे। जैसे मैं ज्वेलरी शॉप में गई तो वो बोलेंगे कि मैम आपको कौन सा ज्वेलरी चाहिए। तो मैंने फॉर एग्जांपल नेकलेस बोला तो वो मुझे नेकलेस सेक्शन में एकदम आराम से छोड़ के आएंगे, मैम इधर आप बैठ जाइए। तो वो एक प्लीजिंग पर्सनालिटी लगती है कि वो मुझे प्लीज कर रहे हैं, गुड मैनर्स है उसमें, पोलाइटनेस है उसमें, तो इसको हम प्लीजिंग पर्सनालिटी बोल सकते हैं। क्लियर? यस। ओके, नाउ 10th इज नॉलेज सीकर। ये पहले ही बोला हुआ है, नॉलेज सीकर मतलब सेक्रेटरी को भी कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैंने सीएस क्लियर कर लिया, आईसीआई का मेंबर बन गया, हो गया। आपको जैसे पता है कि हमारा कंपनीज एक्ट, हमारे जो डिफरेंट एक्ट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, चाहे वो फॉरेन एक्ट हो, चाहे वो इंडियन एक्ट हो, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट हो, उसमें नए नए प्रोविजंस ऐड होते रहते हैं। मतलब पुराने हटते रहते हैं, नए नए ऐड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ, जैसे पहले कंप्यूटर होते थे क्या? नहीं होते थे, तो उस हिसाब से एक्ट बनाए थे। अभी कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर्स पे हम काम करते हैं, तो उस तरह से एक्ट जो है वो भी अपग्रेड हो रहा है। तो अगर सीएस ऐसा करने लग गया या सेक्रेटरी ऐसा करने लग गया कि नहीं मेरे को जो आता है मैं सीख चुका हूं, ये ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए। उसको ये चीज समझना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम उसने आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट्स के जो नोटिफिकेशंस है वो टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हैम्पर कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को बोल सकते हो। क्योंकि अगर उसने वो चीज कंप्लाई नहीं किया तो हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को पेनल्टी पे करना पड़े, जस्ट बिकॉज आपने अपना नॉलेज अपडेट नहीं किया। ये आपकी रिस्पॉन्सिबल थी कि आपको पता होना चाहिए था उस नोटिफिकेशन के बारे में, उस न्यूज के बारे में, बट आपने वो चीज नहीं ध्यान दिया, तो उसके वजह से भारी पड़ गया किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपका नॉलेज एज ए इंडिविजुअल भी, एज ए टीचर भी, मैंने हर वक्त आपको उस वे से नहीं पढ़ाना चाहिए जिस वे से मैं 5 साल पहले पढ़ाती थी, क्योंकि तब का माइंडसेट अलग था। आप आज ऑनलाइन पढ़ रहे हो मुझसे, तो मुझे थोड़ा सा वेरिएशन लाना पड़ेगा, मुझे मेरे को पढ़ाने के तरीके में। तो ऐसे ही वेरिएशन हर एक प्रोफेशनल को लाना पड़ता है। डॉक्टर को, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एनी फील्ड में कोई प्रोफेशनल हो, तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। तो यही चीज सेक्रेटरी में होना चाहिए। अ सेक्रेटरी शुड अपडेट हिज नॉलेज एज रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी फंक्शंस। स्टैट्यूटरी फंक्शन मतलब एज पर जो एक्ट है, एज पर लीगल वर्क जो बोलता है आपको, उस तरीके से आप काम करोगे। कब कर पाओगे? जब आप अपने नॉलेज को अपडेट रखोगे। नाउ 11th इज पंक्चुअलिटी। सो पंक्चुअलिटी तो हर एक ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए। पंक्चुअलिटी मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय पंक्चुअलिटी? ऑन टाइम होना चाहिए आपने। यस, सो आपने कभी कभी इंडिया में ही हालत देख लो, है ना, ट्रेन की हालत देख लो। ट्रेन बोलता है कि हम 10:30 पे आएंगे, उसका 11 बजे भी कुछ पता नहीं रहता कि ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी। फिर 11 बजे अनाउंसमेंट होता है कि अरे ट्रेन लेट हो गई बारिश के वजह से ये। बट आप जापान में देखो, इनफैक्ट उधर 5 मिनट पहले आ जाती है ट्रेन, ऐसी हालत है। और जापान में तो ऐसा होता है कि अगर आप टाइम पे नहीं काम करोगे तो आपको बहुत बुरे नजर से देखा जाता है। मतलब लिटरली आपने क्राइम कर दिया। ऑफिस में भी 9 मीन्स इट इज 8:55, 9 मीन्स इट इज 8:55। आपको 8:55 पे उधर प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर आप 9 पे प्रेजेंट रहे ना, तो इट शोज डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयर, कि आप ना अपने काम में ये नहीं हो, मतलब फोकस नहीं हो, आप अपने काम के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, इसीलिए आप 9 बजे आए। 9 बजे मीन्स उधर 8:55, ऐसे कुछ। मतलब मेरे को जापान के, मैंने 10th क्लास में, अगर कोई सीबीएसई पैटर्न का, नुपुर है शायद सीबीएसई पैटर्न की, तो आप लोगों ने, मेरे चैप्टर में था एक ये जापानीज का, ये कुछ तो भी, कि वो टाइम पे रहते हैं, 1 मिनट लेट नहीं होते हैं, 5 मिनट पहले आ जाएंगे लेकिन कभी 5 मिनट लेट नहीं होंगे। और हमारे घर में क्या होता है? हमारे पापा
आ रहा हूं 5 मिनट में आ रहा हूं, आते कितने देर में, आधे 1 घंटे में, ये हमारा 5 मिनट है। तो ऐसा डिफरेंस है। सो ऐसा सेक्रेटरी ने नहीं करना चाहिए। सो ऑन टाइम मीन्स ऑन टाइम, ठीक है, उसको सारे इंपॉर्टेंट काम हैंडल करना है, तो अगर वो एज पंक्चुअलिटी से नहीं करेगा, ऑन टाइम नहीं करेगा, तो इट हैम्पर ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। सो इट इज रिलेटेड टू अ टाइम सेंस एंड रेफर्स टू डूइंग थिंग्स एट अप्रोप्रिएट टाइम. Lack of punctuality create a bad impression about the organization. The secretary should have a good time management. Now, sound judgment. अभी ये साउंड जजमेंट मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि साउंड का नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि कौन से पिच में कौन सा साउंड है, वो वाला साउंड जजमेंट नहीं है ये एक दूसरा वर्ड है। साउंड मीन्स, आपको साउंड कब बोला जाता है, व्हेन यू, एक समझदार आदमी को साउंड बोला जाता है, ठीक है। लॉ की लैंग्वेज में बोल सकते हो, या इंग्लिश लैंग्वेज में एक साउंड का दूसरा मीनिंग भी है कि यू आर सेंसिबल, ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो हर एक सिचुएशन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई रो रहा है मेरे सामने, ठीक है, कोई रो रहा है और मैं उसके सामने जाके हंस रही हूं, तो क्या ये साउंड चीज है, क्या ये समझदारी की बात है कि मैंने उसको कंसोल करना चाहिए कि अरे बाबा तू क्यों रो रहा है, क्या चीज हो गया, मैंने उसके सामने हंसना नहीं चाहिए। तो साउंड जजमेंट हम कब बोलते हैं कि जब एक इंसान को पता होता है कि किस टाइम पे हमने क्या करना चाहिए और किस चीज से ये जो बिगड़ा हुआ चीज है वो हम लाइन पे ला सकते हैं, तो उस चीज को हम साउंड जजमेंट बोलते हैं कि उसको जजमेंट बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने सर के साथ बहुत नोटिस किया है कि सर को स्टूडेंट्स के बारे में बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है कि स्टूडेंट क्या सोच रहा है, स्टूडेंट के मन में क्या होगा, तो वो उस तरह से गाइड कर पाते हैं। बट मुझे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं अभी अभी इस टीचिंग की फील्ड में आई हूँ, 2 साल ही हुए हैं मुझे, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। बट ये सर को आता है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ सर के पास साउंड, मेरे से ज्यादा साउंड जजमेंट है, उनको जो जजिंग है उनको ज्यादा अच्छी है मेरे कंपैरिजन। तो ऐसा ही सेक्रेटरी को होना चाहिए, जो सिचुएशन है उसने जल्दी से जज कर लेना चाहिए, जिसको मैं बोलती हूँ साउंड जजमेंट। द सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द सिचुएशन and accordingly take correct decision. The secretary should be able to judge the effectiveness and performance of his subordinate. तो उसके नीचे जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट मतलब जो उसके नीचे इंप्लॉइज काम करते हैं, ठीक है। सो सबॉर्डिनेट जो उसके नीचे काम कर रहे हैं ना, तो उसने उनके हाव भाव से या उसके परफॉर्मेंस से ये क्विकली जज कर लेना चाहिए कि वो इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको लाइन पे कैसे लाना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये इट्स ऑल अबाउट साउंड जजमेंट कि आप सिचुएशन का जल्दी से जल्दी पता लगाओ और उसको जल्दी से जल्दी सुधारो। सो इतने 12 क्वालिटीज थे, एक बार रीड करो और मुझे बोलो किसी में भी डाउट है तो मैं फिर से उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगी। और एक पॉइंट है टैक्टफुलनेस, जो ओके ये सॉरी ये अकेला इधर रह गया, सॉरी टैक्टफुलनेस, सॉरी, हाँ, टैक्टफुलनेस मतलब वही सिचुएशन को अपने हिसाब से राइट मैनर में कैसे सुधारना है, साउंड जजमेंट जैसा ही है। टू हैंडल अ बैड सिचुएशन, कैसे वो बैड टू बैड सिचुएशन से उसको टैक्टफुली हैंडल कर सकता है, ठीक है, एक समझदारी से हैंडल कर सकता है। तो वैसा ही है, साउंड जजमेंट जैसा ही है, बट एडिशनल है इसमें। देखते हैं, इट मीन्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैंडल अ सिचुएशन इन अ राइट मैनर। A secretary has to deal with the different person and situation. This quality will help secretary in acting and reacting in a wise and a sensible way. So same as sound judgment, no difference इतना। Tactfulness मतलब आप दिन भर दिन बहुत डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट सिचुएशन के साथ डील करते हो, तो आपको हर एक डिफरेंट लोगों के साथ टैक्टफुली कैसे उसके साथ हैंडल करना है, हर एक सिचुएशन को कैसे आपको हैंडल करना है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप वाइजली एंड इन सेंसेबल मैनर काम कर पाओगे, ठीक है, अभी समझा? ओके, सो ये 13 पॉइंट एज सच, ये 13 पॉइंट देखने में बहुत बड़े लग रहे हैं, बट कुछ नहीं है इसमें, सीरियसली कुछ नहीं है। आपको एक बार रीड करना है, आप अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख सकते हो। यस, एक बार रीड कर लो और कुछ नहीं समझा तो मुझे जल्दी से बोलो।
नाउ अभी आ जाओ हमारा लास्ट टॉपिक. सो लास्ट टॉपिक इज डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रेटरी. एज सच ये टॉपिक जो आपके सामने दिख रहा है ये हमने सारा कर चुका है इन प्रीवियस लेक्चर की. पर्सनल सेक्रेटरी कौन होता है एंड वेरियस इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या होता है. बट इस डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रेटरी में डिफरेंस क्या है ना, डिफरेंट थिंग्स क्या है, वो हमें इस पॉइंट में पढ़ना है. लेकिन मैं ये आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाली क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है. आपको देखो मीनिंग पढ़ना है तो मीनिंग मतलब कि पर्सनल सेक्रेटरी कौन होता है, सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ कौन होता है, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव जो हमने देखा था. अगर आपको पता होगा तो स्टार्टिंग में जो सेंटेंस दिया हुआ है इन रिस्पेक्टिव सेक्रेटरी तो वही चीज दिया हुआ है. फिर पर्पस, उस ऑर्गेनाइजेशन में उस सेक्रेटरी का पर्पस क्या है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे होता है, लीगल स्टेटस क्या है उसका, है ना, कि लीगल स्टेटस है भी कि नहीं है. एज सच देखो पर्सनल सेक्रेटरी का कोई लीगल स्टेटस नहीं है कि कोई उसे किसी डॉक्टर को कंपलसरी नहीं है कि सेक्रेटरी अपॉइंट करो ही करो, नहीं, उसको कोई लीगल स्टेटस नहीं मिलता है बट वो सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं. सो सेम एज एनपीओ. फिर सेक्रेटरी हैज अ लीगल स्टेटस एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी. फिर इन्होंने बोला है कि जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हो तो यस उसको लीगल स्टेटस मिलता है. लीगल स्टेटस आप बोल सकते हो कि उसको रिकॉग्नाइज एक्ट उसे बोलता है कि हाँ तू सेक्रेटरी है, तुझे किस हिसाब से काम करना है, क्योंकि उसका एक अलग एक्ट है हमारे पास. कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एक्ट है और उस एक्ट के तहत आपको काम करना पड़ेगा. उसी को हम लीगल स्टेटस के अंदर पढ़ेंगे. फिर ये कौन सा है, जॉइंट स्टॉक. यस, जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो यार लीगल स्टेटस है ही है ये, उसमें तो मैं कभी इग्नोर ही नहीं कर सकती. फिर लास्ट वाला कौन सा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी लीगल स्टेटस है अगर आपको याद होगा, क्योंकि वो यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करके फिर वो आईएएस में जा रहा था एंड फिर वो सेक्रेटरी बन रहा था. यस, तो उसको लीगल स्टेटस है. सिर्फ इन दोनों को छोड़ के, मतलब कि एनपीओ वाले को एंड पर्सनल सेक्रेटरी को छोड़ के सबको लीगल स्टेटस है इन रिस्पेक्टिव एक्ट. फिर हमने क्वालिफिकेशन भी देखा था, क्या क्या क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव ये ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. पोजीशन क्या है, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या है. जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में उस जो सेक्रेटरी रहता है उसका की मैनेजेरियल पर्सन करके पोजीशन रहता है. वैसे ही इन पर्सनल सेक्रेटरी वो एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है. फिर इन एनपीओ कभी कभार वो मेंबर हो सकता है, ये मेंबर हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर का. कभी कभार जो ये है एनपीओ वो बाहर से भी मंगवा सकती है, बाहर से भी बुला सकती है सेक्रेटरी को. फिर ये इसमें हमने द सेक्रेटरी इज मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड वोटेड, जो भी जिसको भी वोट मिलता है वो सेक्रेटरी बन जाता है. फिर वही की मैनेजेरियल पर्सन है जॉइंट स्टॉक कंपनी में. फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है एज पर डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री. तो ये सब भी हमने पढ़ लिया था. फिर पावर्स क्या क्या है, उसको रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में पावर क्या क्या है, क्या क्या चीजें वो हैंडल कर सकता है, किस किस चीज की ड्यूटीज है. तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी डिफरेंस बिटवीन है ना वो आप लोग खुद करना, क्योंकि ये चीज हमने किया हुआ है. अगर मैं आपको सच्ची बोलूं तो ये सारा चीज किया हुआ है और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या, 100% आ सकता है. बट ऐसा नहीं, एकदम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, सीधा सीधा आएगा एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको ये पॉइंट लेके जितने भी मार्क्स का रहेगा, अगर 5 मार्क्स का रहेगा तो आप 6 डिफरेंशिएट बता सकते हो, 4 मार्क्स का रहा तो आप 5 डिफरेंशिएशन बोल सकते हो. ये पॉइंट को लेके आपको डिफरेंशिएट करना है. फिर कभी कभी आ सकता है कि एक्सप्लेन सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन दोनों सेक्रेटरी में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में आ सकता है, या कभी 3 में आ सकता है, बट ये पूरा नहीं आएगा. तो यस, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हमने कर चुका है, ऐसा इतना टफ नहीं है. एक बार रीड करना, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आपको क्या करना है, यस लाइव सेशन वाले तो पूछ सकते हैं मुझसे, जो रिकॉर्डिंग्स देखने वाले हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम हमको ये डाउट है, सो प्लीज एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर. तो मैं वो भी करने को या आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी. क्लियर? Yes, ma'am. There is a last point. हाँ.
remuneration. हाँ. It is related to honorarium. हाँ, रेम्यूनरेशन मीन्स क्या होता है? ओके, रेम्यूनरेशन मीन्स क्या होता है? तो जब हम सैलरी, ठीक है, या ऑनरेरियम की बात करते हैं तो हम रेम्यूनरेशन की बात करते हैं. यस, करेक्ट. रेम्यूनरेशन को हम इन सैलरी को हम इन अकाउंट्स रेम्यूनरेशन बोलते हैं. एक 9th वाला पॉइंट है कि क्या इन सेक्रेटरी को अपॉइंट करना कंपलसरी है. तो पर्सनल सेक्रेटरी एंड एनपीओ के उस केस में अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में यस इट इज कंपलसरी. जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो यस इट इज कंपलसरी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी कंपलसरी है. बट अगर आप ज्वाइंट, क्या अंडर एक्ट दीज सेक्रेटरी आर कंपलसरी टू अपॉइंट, मतलब अगर हमने नहीं भी अपॉइंट किया तो क्या चलेगा क्या? तो वो बोल रहे पर्सनल सेक्रेटरी में चलेगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा. बट आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखोगे तो आपको करना पड़ेगा. जॉइंट स्टॉक में आपका अगर पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको एक फुल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा. फुल टाइम मतलब जो सुबह से लेके शाम तक आपकी कंपनी में ही काम करेगी. इसी का मतलब कि अगर मेरा पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से नीचे रहा तो आई कैन अपॉइंट अ पार्ट टाइम सेक्रेटरी ऑल्सो, जो ऑनरेरियम के बेसिस पे काम करेगी. समझ में आया? ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है जो मैंने मतलब था नहीं पहले वाले टॉपिक में. वो बोल रहे हैं कि लिस्टेड कंपनी मतलब जिनके शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होते हैं, एंड ऑल अदर कंपनी हैविंग अ पेड अप. एंड जैसे कि मैं आपको डिटेल में ही समझा देती हूँ. देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो लिस्टेड कंपनी होते हैं ना उनको कंपलसरी टू कंपलसरी उनको क्या सेक्रेटरी अपॉइंट करना है. बट जो नॉन लिस्टेड कंपनी या जो प्राइवेट कंपनी होते हैं उनको ऑप्शंस है. उनको ऑप्शन कैसा है? अगर आपका जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब समझते हो आप? ठीक है, अगर आपका कैपिटल है वो 5 करोड़ से ऊपर रहेगा तो आपको कंपलसरी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है. लेकिन अगर 5 करोड़ से नीचे रहा तो इट इज ऑप्शनल फॉर यू. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. सबसे पहले लिस्टेड कंपनी को इट इज कंपलसरी, ठीक है, नो ऑप्शन. अदर देन लिस्टेड कंपनी, इफ योर पेड अप कैपिटल इज मोर देन 5 करोड़ तो कंपलसरी आपके लिए फुल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट करना. अगर आपका कैपिटल लेस देन 5 करोड़ है तो इट इज ऑप्शनल या इट इज नॉट मैंडेटरी. आप बोल सकते हो कि आप अपॉइंट कर भी सकते हो, या अगर आपको अपॉइंट करना है तो आप पार्ट टाइम सेक्रेटरी भी अपॉइंट कर सकते हो जो ऑनोरेरियम बेसिस पे काम करेगी. ठीक है, मतलब कि सैलरी आप नहीं दोगे उसको, ऑनोरेरियम दोगे. यस यस. एंड गवर्नमेंट सेक्रेटरी का बोला हुआ है कि यस इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट. सो ये सारी चीजें हैं, एक बार पढ़ लेना, इतना कुछ टफ नहीं है. सो ऑन मंडे विल स्टार्ट ओसीएम फर्स्ट चैप्टर. तो जिन्हें भी करना है तो दे कैन ऑल्सो अटेंड लाइव लेक्चर. हमारा एक स्पेसिफिक ग्रुप है, उस स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको सिर्फ अपना नाम भेजना है. कुछ दिनों के लिए हम डेमो लेक्चर्स, एक तो सबसे पहले बात कुछ दिनों के लिए हम डेमो लेक्चर्स सबके लिए ओपन रख रहे हैं कि आप फील करो कि हम कैसा पढ़ाते हैं. ठीक है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है. सो आई नो यू आर नॉट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है कि कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन के लिए, तो आप एक बार अटेंड करके तो देखो कितना कंफर्टेबल आप डेली रूटीन में बैठ जाओगे. आपको सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए सिर्फ कि हमको इतने बजे अटेंड करना ही करना है एनी हाउ. सो आप अपना जो नीचे आपको नंबर या आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे हमको अपना नाम भेजना है. #11th क्लास ऐसे करके भी भेजा या _11th क्लास भी भेजा तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा. उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम डेली अपने लाइव लेक्चर के लिंक दे रहे हैं. सो इफ यू वांट टू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ डेमो लेक्चर्स तो आप ये स्टेप्स कर सकते हो. क्लियर? ओके. सो आज के लिए इतना ही करेंगे. मंडे को मिलते हैं विद न्यू चैप्टर ऑफ ओसीएम. सो टिल देन करो बाय बाय. बाय बाय.